तो चलिए स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में जो हमारी परिचर्चा चल रही थी यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स को टारगेट करते हुए हम आपसे सीसैट का टेस्ट नंबर 9 है, जिसको सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह प्रीलिम्स में आपको जो जीएस पेपर नंबर सेकेंड के नाम से जाना जाता है, जो आपका होता है 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक। इसकी टाइमिंग यही रहती है और आप समझ रहे हैं 25 मई इम्पोर्टेंस डेट, आपका फ्यूचर बदलने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसका एक क्लास हमने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया है। आई होप मैं आपसे उम्मीद नहीं बल्कि आशाएं हैं, बल्कि ये सारी चीज़ें हैं कि हमने भी आपके साथ में खूब मेहनत की है आपके लक्ष्य को भेदने में। जितना हो सका है सपोर्ट हम कंटिन्यूसली कर रहे हैं और इस क्लासेस के माध्यम से आज उसी सपोर्ट को और विस्तार देने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चे, आज का जो क्लासेस है ये पार्ट नंबर आपका टेस्ट नंबर जो 9 है, इसका पार्ट नंबर आप देखोगे सेकेंड, मतलब कि आप कहोगे अंतिम है। ठीक है, कैसा पार्ट है? अंतिम है। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें और जितना हो सके सपोर्ट करें। आइए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमने एक क्लासेस में आपसे 1 से 40 क्वेश्चन आपसे कवर किए हैं और कई बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है बच्चे, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है, आपने बहुत ही अच्छे से मेहनत आप जिस दिशा में कर रहे हैं ऐसे ही करते रहिएगा। बहुत ही अच्छे आपके आंसर मैंने देखे, तो कई बच्चों के एकदम बिल्कुल एकदम बढ़िया आंसर। चलिए बेटा, आइए देखिए पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आज की क्लास का। और जो क्वेश्चन है पैसेज से आपका स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए देखिए, अब इसमें बार बार समझाना, ठीक है, पैसेज ये वो तो आपने मैं हर क्लासेस में आपको बताता हूँ, बट आइए पैसेज पर हम डायरेक्टली चलते हैं। देखो, और इसका पीडीएफ आप पूछते हैं कि सर पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। पीडीएफ बच्चे टेलीग्राम पर मिलेगा, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिलेगा, और जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, डिस्क्रिप्शन में नहीं तो आप जाएँ टेलीग्राम डाउनलोड करें और टेलीग्राम पर लिखें एजुकेशन बायर सिविल सर्विसेज 0.1, तो वहाँ पर आ जाएगा आपको। ठीक है, यही सेम टैगलाइन है और यही नाम से आप सर्च करेंगे तो तब भी आ जाएगा। चलिए आइए देखिए, पहला जो आपका परिच्छेद है, पैसेज है, उसको पढ़ते हैं और आंसर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए पहला ये कह रहे हैं उदार राजनीति विमर्श में क्रैमिकता की बयानबाजी, जिसके तहत में न्याय को वर्तमान अनिवार्यता के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण वादे के रूप में माना जाता है, नियंत्रण के तौर के रूप में भी करता है, संस्थागत परिपक्वता व सामाजिक तत्परता के किसी भविष्य के क्षण तक परिवर्तन को स्थगित करके संरचनात्मक निवारण की मांगों को अस्वीकार नहीं किया जाता है, बल्कि निलंबित कर दिया जाता है। यह अस्थायी विलंबन अक्सर विवेक के रूप में प्रच्छन्न होता है, लेकिन जिम्मेदार शासन की आड़ में यथास्थिति की रक्षा करने के लिए कार्य कर सकता है। आलोचकों का तर्क है कि ऐसा धैर्य, आलोचकों का यह तर्क है कि ऐसा धैर्य कोई नैतिक सद्गुण नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीतिक, जिससे न्याय में विलंब को समय के राजनीतिक इस्तेमाल के माध्यम से उचित ठहराया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि निष्कर्ष पूछा गया है, 41 नंबर का क्वेश्चन है। आइए देखिए, हम यहाँ से गलत ढूंढेंगे तो आपको सही ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देखिए पहला स्टेटमेंट है, राजनीतिक प्रणालियाँ प्रायः न्याय में विलंब करती हैं क्योंकि संरचनात्मक परिवर्तन को तत्काल लागू करना तकनीकी रूप से कठिन है। अब देखो ये शब्द है से तत्काल, उसमें कहीं भी आपको ये शब्द नहीं मिलेगा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। वहीं अगर हम बी की बात कर लें तो ये कह रहे हैं आपसे कि क्रैमिकतावाद एक विवेकपूर्ण और नैतिक रूप से संतुलित तरीका दर्शाती है, जिसके माध्यम से जटिल राजनीतिक अन्यायों के समय के साथ समाधान किया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परिच्छेद में विचार को चुनौती देता है। ये क्रैमिकतावाद सदैव नैतिक रूप से सही होता है और इसके विवेक का मुखौटा बताता है, तो ये भी आपका गलत है। ठीक है, उदार लोकतंत्रों में न्याय में विलंब अक्सर व्यवहारिक भाषा की आड़
में कट्टरपंथी बदलाव के प्रतिरोध का एक परिष्कृत रूप बन सकती है। तो क्या है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। वहीं आप देखोगे ये कह रहे हैं धैर्य की जो आपकी धैर्य की भाषिक रणनीति सरकारों को यह अवसर देती है कि वे अन्याय से निपटने से बच सकें बिना अपनी वैधता को नुकसान पहुंचाए। नहीं बच्चे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी आपका गलत है, क्योंकि कट्टरपंथी परिवर्तन के प्रतिरोध पर जोर नहीं दिया गया है, ठीक है, जो कि केंद्रीय विषय है। तो यहाँ पर आपका सी राइट आंसर इसमें हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट पूर्व धारणा पर। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं पहला कि न्याय को अस्थायी तौर पर स्थगित करना एक वैचारिक रणनीति के रूप में कार्य कर सकता है जो कट्टरपंथी मांगों का सीधे सामना किए बिना उन्हें निरस्त कर देता है। क्या ये बात सही है? तो आप कहोगे बिल्कुल ये बात एकदम सही है। क्रमिक परिवर्तन के सभी, यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर क्या बेटा, यहाँ पर देखो एक्सट्रीम वर्ड को यूज किया गया है, सभी आह्वान असमानता की मौजूदा प्रणालियों को बनाए रखने के स्पष्ट इरादे से किया जाता है। तो यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है ये आपका गलत हो जाएगा। तो पहला इसमें सही है, ठीक है, पूछा है कितने, तो एक इसमें सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पैसेज नंबर 2 पढ़ते हैं। आइए देखिए, जैसे जैसे डिजिटल अपसंरचनाएं कल्याण वितरण से लेकर के पूर्वानुमानित, मतलब कि आप देखोगे पुलिंग और अवरेजन नियंत्रण तक समकालीन शासन के हर पहलू में व्याप्त होती जा रही हैं, वैसे वैसे अधिकार जो कभी मानवीय विचार विमर्श के लिए आरक्षित थे अब तेजी से कंप्यूटेशनल सिस्टम में स्थानांतरित हो रहे हैं। ये एल्गोरिदमिक संरचनाएं प्राय निष्पक्षता और सटीकता की भाषा में प्रस्तुत की जाती हैं, जहां कोड को इस प्रकार कल्पित किया जाता है मानो वह मानवीय निर्णयों को प्रभावित करने वाले राजनीतिक पक्षपात और संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से मुक्त हो। फिर भी यह माना जाने वाला एक तटस्थ न केवल अनुभवंजीय रूप से निराधार है, बल्कि नैतिक रूप से भी खतरनाक है। एल्गोरिदम को ऐसे डेटा सेट पर प्रशिक्षित किया जाता है जो स्वयं असमानता के ऐतिहासिक कलाकृतियां हैं, जो संस्थागत प्रथाओं में निहित नस्लीय, आर्थिक और लैंगिक विकृतियों को दर्शाते हैं। वहीं पैसेज थोड़ा बड़ा है और भी अधिक खतरनाक यह है कि इन पूर्वाग्रहों को गणितीय औपचारिकता के माध्यम से अदृश्य बना दिया जाता है। जब भेदभाव स्वचालित हो जाता है तो वस्तुनिष्ठता का आवरण प्राप्त कर लेता है, और जब जवाबदेहिता को अपारदर्शी प्राणियों को कोडित किया जाता है तो उत्तरदायित्व बिखर जाता है। समस्या केवल त्रुटिपूर्ण डेटा नहीं, बल्कि ज्ञान मीमांसात्मक ढांचे की, जो कि गणना को एक निष्पक्ष मध्यस्थ के रूप में मानता है। इसका परिणाम एक तकनीकी राजनीतिक व्यवस्था है जहां वस्तुनिष्ठता का सौधार्य शास्त्र का इस विषय में गहराई से मानक विकल्पों को छिपाता है कि किसकी निगरानी की जाए, किससे सेवा दी जाए और किसे बाहर रखा जाए। इस संदर्भ में एल्गोरिदम शासन को एक प्रशासनिक अन्वयन के रूप में मानना वैचारिक प्रतिबद्धता और नैतिक विस्थापन के एक नए स्थल के रूप में इसके कार्य को अनदेखा करना है। अब बच्चे देखिए, यहाँ पर आपसे इतना बड़ा पैसेज पर क्वेश्चन जाकर के आप पूछेगा तो आप आधे कंफ्यूज हो गए होंगे, बट नहीं। आइए देखते हैं कैसे इसका आंसर निकालेंगे। देखो, निष्कर्ष पूछा है, कुछ ऐसे की टर्मोलॉजी हम यहाँ से पकड़ेंगे और इसका आंसर इजीली वे में आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। देखो, एल्गोरिदम को सार्वजनिक प्राधिकरण सौंपने से गणितीय तटस्थता की आड़ में प्रणालीगत पूर्वाग्रहों को वैध बनाने का खतरा उत्पन्न हो सकता है। बिल्कुल ये बात तो इसमें कही गई है। लेकिन दूसरा है कि जब डेटा पर्याप्त रूप से बड़ा और सांख्यिकीय रूप से मजबूत हो तो गणितीय वस्तुनिष्ठता नैतिकता परिणामों की गारंटी देती है। क्या देती है? गारंटी देती है। यहाँ पर गारंटी नहीं बच्चे, बल्कि इसके विरुद्ध क्या देती है? चेतावनी देती है। तो सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? आपका 100% गलत है। अब देखो, जैसे आपका 2 गलत है तो आंसर आपका ए नहीं होगा, आंसर आपका बी नहीं होगा। ठीक। तीसरा स्टेटमेंट है कि एल्गोरिदम का उचित तरीके से परीक्षण करने और उसे पारदर्शी
बनाने से प्रशासनिक निर्णयों से सामाजिक पूर्वाग्रहों को विश्वसनीय तरीके से समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी गलत है, ठीक है। ये कह रहा है ना, पारदर्शी बनाने और प्रशासनिक निर्णयों को सामाजिक पूर्वाग्रहों से विश्वसनीय तरीके से समाप्त किया जा सकता है। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है, क्योंकि मुद्दा पारदर्शी और परीक्षण से कहीं अधिक गहरा हो गया है। यह केवल तकनीकी नहीं बल्कि ज्ञान मीमांसा से संबंधित है, ठीक है, ठीक है। किससे है? ज्ञान मीमांसा से। तो यहाँ पर क्या है, आपका तीसरा भी गलत है। डेटा संचालन प्रशासन प्रणालियाँ त्रुटिपूर्ण प्रशिक्षण इनपुट पर निर्भर होकर अनजाने में ऐतिहासिक असमानताओं को बनाए रख सकती हैं। बिल्कुल ये बात सही है। तो तीसरा देखो गलत है आपका, ठीक है, तीसरा गलत है, तो आंसर सी नहीं होगा। फिर बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए, अजम्पशन पर पूर्व धारणाएं आपसे पूछा गया है। देखिए, पहला है कि प्रौद्योगिकी को राजनीतिक रूप से तटस्थ मानने से निर्णय लेने में नैतिक जिम्मेदारी अस्पष्ट हो सकती है। क्या ऐसा है? बिल्कुल ये बात एकदम सही है। संस्थागत प्रणालियाँ तेजी से एल्गोरिदम पर निर्भर हो रही हैं और इसलिए नहीं कि वे अधिक निष्पक्ष हैं, बल्कि इसलिए कि वे कम जांच के साथ निर्णयों को उचित ठहराने की अनुमति देते हैं। तो यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा और इसमें इसकी बात ही कही गई है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये जो क्वेश्चन है बच्चे, यहाँ पर क्योंकि ये क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया है, पूछो क्यों? देखो यहाँ पर बेटा आपसे क्या पूछ लिया गया, यहाँ पर साथ ही ए बी सी और एक्स वाई जेड घनांक पूर्णांक है। ये यहाँ पर जो पूछा गया है, क्योंकि यहाँ हमें जो मान दे के रखा है बच्चे, यहाँ पर देखो इनके मान दे के रखे हैं, परंतु ये एक्स वाई, ये जो एक्स वाई जेड दे के रखा है आपने, इसकी जगह आपकी अलग नंबर आएगा। इसमें आपका क्या आ जाएगा? इसमें या तो पी आना चाहिए था, ये इनका गलत है, इसमें आना चाहिए था पी प्लस क्यू प्लस आर, तब तो इसमें से आंसर निकलता। लेकिन हम अगर इसमें मानेंगे तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, आप स्किप कर देंगे, ठीक है। चलिए, अन्यथा आपको लगता है तो बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, ठीक है, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को स्किप करें, क्योंकि इसमें थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ की है, मतलब कि गलती की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। जी हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपसे करवाना चाहूँगा। क्या कुछ बच्चे तो होंगे कि सर कर लेंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो मैथ ग्राउंड से नहीं होंगे, तो उनसे नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ बच्चा, इसमें आपको एक समीकरण है, क्या कह रहे हैं ना, किसे घन समीकरण के रूप में पहचाना जा सकता है। तो इसमें जो बच्चे डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसको जब करेंगे सोल्व, क्योंकि मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा स्पेस, तो इसलिए आप इसको सोल्व करेंगे, थोड़ा बड़ा ये हो जाएगा जब आप इसको, ठीक है, द्विघात समीकरण के तरीके से कर लोगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आपने क्लास 10th में मैथ तो पढ़ाई होगा, तो ये उसी के आधारित है, ठीक है। चलिए, द्विघात समीकरण जो बनाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आइए यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 74। देखिए क्वेश्चन बड़ा अच्छा है बच्चे, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। स्क्रीन पर आपकी ये कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको ये रखना नहीं है मान, इसमें कॉन्सेप्ट को जरा समझोगे तो आप इजीली वे में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये कह रहे हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और आपसे क्या पूछा गया है, दो स्टेटमेंट देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। ये कह रहे हैं ए इंटू वी इंटू सी इंटू डी इंटू ई इंटू एफ इंटू जी इंटू एच का गुणनफल विषम होता है जब कोई भी पूर्णांक सम नहीं है। जरा सोचना, पूर्णांक क्या है? सम नहीं है। सम का मतलब कि जो ए बी सी डी एफ जी एच जो दे के रखी हैं, ये सभी क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। देखो बेटा, आप एक बात ध्यान रखना, इसको लिख लीजिएगा, नोट डाउन कर लें। जब आप विषम इंटू विषम को मल्टीप्लाई करते हैं विषम से, तो ध्यान रखना रिजल्ट उसका विषम ही बनता है, ठीक है। क्या बनता है? विषम बनता है। जब आप विषम गुणा, जब आप सम करते हैं बेटा, तो आपका जो परिणाम आता है वो सम आता है, और जब आप सम इंटू सम करते हैं बेटा, तो आपका परिणाम सम आता है। तो ये तीनों डायमेंशन को लिख लें, ये बहुत काम का होने वाला है आपका। ये वो क्वेश्चन है बेटा जो अगर आपको ये पता होगा, क्यों मैं एक एक्सपेरिमेंट करके दिखा देता हूँ। मानो कि संख्या आपकी 3 है, मतलब कि एक विषम संख्या है, और फिर मान लो कि दूसरी भी संख्या क्या है, आप कुछ भी ले लो विषम, मान लो चलो 7 ले लेते हैं, दैट्स इट। तो 7 या 21 बेटा क्या है? विषम होता है। अब देखो यहाँ पे कह रहा है एक विषम एक सम, मान लो कि संख्या मान लो चलो 3 फिर से मैं ले लेता हूँ। अब बताओ कौन सी सम संख्या मानूँ, सबसे छोटी सबसे बड़ी? 8 मान लेता हूँ चलो सबसे बड़ी। तो देखो 8 या 24 बेटा सम ही आएगा। अब देखो सम और सम की करोगे, सबसे छोटा 2 सम है और उससे सबसे बड़ा कौन सा सम है? 8 है। तो बेटा देखो 8 दूनी 16 आएगा। कोई भी नंबर आप सोचो, मान लो 2 है,
और 2 को किससे, मान लो 6 है तो देखो 6 दूनी 12 आ जाएगा। या फिर आप कहो 6 है, फिर उसके बाद मैं कहूँ अच्छा कि 4 से देखें तो 6 चौक 24। तो बेटा देख रहे हो आप यहाँ से इस चीज़ को सीख गए। चलिए, तो जब आप शम विषम ये वाली चीज़ें तो आप सीख गए, तो ये पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास कोई है ऐसी संख्या तो मुझे बताओ, है ना। तो जब आप सम की सम से करते हो तो सम बनता है, सम की विषम से करते हो तो सम बनता है, और यदि विषम की विषम से करते हो गुणा तो आपका विषम ही बनता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। अब दूसरा है कि a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच का योग सम होता है जब कोई भी पूर्णांक सम नहीं होता। अब बेटा यहाँ पर भी एक बात आपको पता होनी चाहिए, जब आप कहते हैं कि सर सम प्लस सम, बताइएगा जब आप सम में सम जोड़ते हैं तो क्या बनता है बताओ। जब आप सम को सम जोड़ेंगे मतलब कि योग करोगे तो आपका क्या बनेगा, सम ही बनेगा। कैसे, देखो मैं आपको इधर बता देता हूँ। अगर आप देखें मान लीजिए 2 है, अब 2 में कौन सी सम संख्या जोड़ो आप, तो सम ही बनेगा 100%। क्या बनेगा, सम ही बनेगा। कुछ भी संख्या जोड़ दो बच्चे, कुछ भी जोड़ दो, बताओ सम जोड़ लो, क्या जोड़ोगे, 8 जोड़ोगे, 6 जोड़ोगे, 4 जोड़ोगे, 2 जोड़ोगे, क्या जोड़ोगे बताओ। चलो 4 जोड़ लो, तो देखो बेटा 6 बन रहा है, तो 6 भी सम है। कुछ भी जोड़ो आप, ठीक है। फिर एक आता है सम प्लस विषम। अब देखो बेटा यहाँ पर जरा समझना, मैं इधर देखता हूँ। देखो जब आप कोई भी संख्या सम ले रहे हैं, मान लो कि सम आपने लेट से लिया 4, ठीक है, अब प्लस आप कह रहे हो कि सर विषम ले ले। जब आप सम प्लस कोई भी संख्या लो, चलो आप कह रहे हैं कि सर 1 ले लेते हो, कितना आएगा बताओ, इसका जो क्या बना प्रोडक्ट 5 बना। अब ने कहा कि चलो सर हम ले लेते हैं फिर से 4, अब के क्या करते हैं 3 जोड़ लेते हैं विषम, तो देखो बेटा क्या बन रहा है 4 और 3 7 विषम। तो ध्यान रखना जब सम प्लस विषम करते हैं तो क्या आता है, संख्या आता है, उसका जो रिजल्ट आता है विषम आता है। अब मानो आपने कहा विषम प्लस विषम, तो बेटा इसका जो रिजल्ट आएगा हमेशा सम आएगा, हमेशा सम आएगा। मतलब कहने का तात्पर्य यह है अगर आप 3 + 9 कर दें तो 12 ही बनेगा, मतलब कि सम बनेगा। अगर आप बच्चे 1 प्लस क्या करें बताओ 7 करोगे, 8 आ जाए, कुछ भी कर दो तो हमेशा क्या होगा। तो ध्यान में रखना जी, इनको नोट डाउन कर लेना दोनों को। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हो जाएंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आपको काम देगा, ठीक है। चलिए, अब नहीं तो आप इसमें क्या करते, मान रखते रह जाते, और जब मान रखते रह जाते तो आपका मान कम हो जाता ना कि बढ़ जाता, क्योंकि आप क्या करते, 1 का मान मानते फिर b का मान मानते, इस तरीके से करते बेटा, तो आप थक जाते और लगभग 8 से 10 मिनट आपके चले जाते। लेकिन अब आपको मैंने जो सिखा दिया, अब आपको टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पर दोनों बातें ठीक हो जाएंगी, मतलब कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, आपका है क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 48 नंबर का क्वेश्चन। बताइए 48 नंबर के क्वेश्चन के बारे में। अरे भाई क्लास अभी तो शुरू करेंगे तो पूरा ही करवाऊंगा, 40 क्वेश्चन तो होंगे, 80 क्वेश्चन होगा, तो 40 की पहले होगी 40, क्यों क्या हो गया, कुछ नहीं गया। चलिए देखिए क्वेश्चन देखिएगा 48 नंबर। देखिए आइए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो 48 नंबर है आपका 41, 48 और आपको देख रहेगा 908। अब देखो ये कह रहे हैं आपसे कि भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो पूर्ण घन है। अब बेटा यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, इनका क्या निकाल लेना है, आपको घन निकालने, मतलब कि इनके गुणनखंड मुझे बताओ। जब आप इनके गुणनखंड निकालोगे 41, 48 और 928, जब आप इसके गुणनखंड निकालोगे, पहली बात तो इसके जब गुणनखंड कैसे निकालोगे, आप कैसे करोगे, 2 से निकालोगे, है ना। तो 2 से जब इसको काटोगे, अब मैं आप एक तो है कि मैं आपको करके दिखाऊं, तो ये गुणनखंड आप इसको निकाल लेंगे। तो जब आप निकालोगे बेटा तो कितना आ जाएगा, आप देखोगे 2 की पावर कितना आ जाएगा 6 फैक्टोरियल, मतलब कि 2 की पावर 6 आ जाएगा, इंटू फिर 3 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, और लास्ट में जाकर के एक 7 से चला जाएगा, कितनी बार, 4 बार। अब मुझे बताओ बेटा, यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पूर्णांक घन है, मतलब कि क्या पूछा है आपसे, पूर्णांक घन पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है। अब इसके जो घन की अगर हम बात कर लें तो घन को निकालने के लिए क्या होता है, आप जरा यहाँ पर समझें, तो ये हो जाएगा कि जो गुणनखंड पूर्ण घन है, तो कौन से पूर्ण घन है, यहाँ पर 0 हो जाएगा, फिर 2 की पावर 3 हो जाएगा, और फिर उसके बाद 2 की पावर 6 हो जाएगा जब आप पूर्ण घन निकालते हैं।
और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 की पावर 0 हो जाएगा, इंटू में ये सब, और 3 की पावर 3 हो जाएगा। उसके साथ साथ इधर ही है, ठीक है, 7 की पावर 0 हो जाएगा, इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो जब आप इसको करते हैं बेटा, तो जब आप इसको निकालोगे तो देखो यहाँ से 2 ले लोगे, यहाँ से 3 ले लोगे, यहाँ से 7 ले लोगे, तो क्या होगा, आपको होगे 2 ले लो, 3 ले लो, फिर 2 ले लो। क्यों? क्योंकि बेटा यहाँ से देखो, यहाँ से हमें क्या लेना है, यहाँ से हमें एक 2 ये ले लेंगे, एक 2 ये ले लेंगे और एक 2 ये ले लेंगे, क्योंकि 2 हमारे पास ज़्यादा है। तो जब आप इसके पूर्ण घन निकालोगे, है ना, तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, पहले इसके एलसीएम निकाल लेना है, फिर इसको इसके क्या कर देने हैं, आपको घन पूर्णांक बना देने हैं, ठीक है। घन मतलब कि वह संख्या जो दोनों संख्याओं को पूर्ण रूप से काटती हो, पूर्ण रूप से विभाजित करती हो। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा तो आप आवश्यक रूप से इसका आंसर इजली वे में समझ गए होंगे। आइए देखिए क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि 2 कथन आपको दे के रखे हैं। प्रश्न है आपका x, ये कह रहे हैं क्या x 49 से भाज्य है। और देखो बेटा यहाँ पर आपका कथन 1 और कथन 2, मैं कहूँ इसको देखो, पहला मानो कि x ये कह रहे हैं ना 49 से भाज्य है, मुझे नहीं पता कि x का मान क्या है, लेकिन इन्होंने कहा 49 से भाज्य। अब देखो, अब हम पहला स्टेटमेंट ले रहे हैं पहले, है ना, x 28 से भाज्य। मुझे बताओ कि x 28 से भाज्य होगा। मैं कहूँ कि 28 की अगर फैक्टोरियल बना दूँ तो क्या जाएगा, 7 से काटेंगे या 2 से काटेंगे, तो 14 दूनी 28, फिर 2 से काटेंगे तो 7, और फिर 7 से काट देंगे। एक कहने का तात्पर्य ये हो बच्चे कि 7 चौक 28, मतलब कि यहाँ पर क्या है, ये संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर देखो ये कह रहा है 7 7 49, तो बेटा ये ध्यान रखो ये 7 का ही मल्टीप्लिकेशन है कि नहीं। आपका हो गया 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 21, 28, 35, 42, 49, 56। तो बेटा ये जो संख्या होगी तो वो संख्या 7 का मल्टीप्लिकेशन होगी। तो आप कहोगे हाँ पहले से विभाजित होगा। अब ये कह रहे हैं कथन दूसरा भी देखो, पहले से तो हो रहा है, लेकिन दूसरा देखो x 35 से विभाजित, हाँ x का मान अगर मैं 7 का मल्टीप्लिकेशन रखता हूँ, क्योंकि ये 49 से विभाजित तब होगी जब इससे विभाजित हो जाएगी। तो बेटा यहाँ पर आप देखोगे 7 अगर मल्टीप्लिकेशन हम x का रख दें जो भी, और वो 35, 7 पंजे 35, तो इससे भी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों से ये क्वेश्चन बन रहा है बेटा, किससे बन रहा है, दोनों स्टेटमेंट से ये क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। तो इसको क्या रखना है, आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए बताओ, अरे बोलो हाँ, कुछ तो बोलो भाई, कुछ तो बोलो। देखो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों कथन पर्याप्त हैं, ठीक है। सी इसका आंसर आना चाहिए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और उत्तर देने के लिए पर्याप्त भी हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को जरा समझिएगा। 50 नंबर का क्वेश्चन है, कैलेंडर से क्वेश्चन है। जिस स्टूडेंट्स को नहीं आता है वो समझ लें, और जिसको आता है कमेंट्स में आंसर दें। ये कह रहे हैं यदि वर्ष 2031 में 53 रविवार हैं तो 1 जून 2031 का दिन ज्ञात कीजिए। अब बेटा देखो यहाँ पर एक ट्रिक आप याद कर लें, जैसे आपको पता होगा रिमाइंडर दिन के बारे में, ठीक है। जब हम रिमाइंडर दिन में हर बार बताता हूँ जब कैलेंडर का क्वेश्चन आता है टेस्ट में, कि जब हम रिमाइंडर के डे निकालते हैं तो हमें एक ट्रिक होनी चाहिए। जब हम साधारण वर्ष की बात करते हैं, किसकी, साधारण वर्ष की, तो हम कहते हैं शेष दिनों को हम निकाल लेंगे 140 सॉरी नॉट 0 12 0 25 36 6 140, हाँ यही आ जाएगा। तो बेटा ये क्या है, ये साधारण वर्ष में आपके क्या हो जाएंगे, शेष दिन है। यहाँ पे क्या है, ये शेष दिन है हर महीने का। जैसे ये जनवरी है, ये फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। ये सब में शेषफल है। अगर मान लो कि वो पूछता आपसे लीप वर्ष हो जाता, क्या हो जाता, अगर वही लीप वर्ष हो जाता, सॉरी अगर वो लीप वर्ष हो जाता तो कैसे निकालते, तो इसमें से -1 कर देते और इसमें से -1 कर देते और बाकी का लिख देते। आप लिखते 031 034 025 036 146, तो ये आपको लिख देना था। अब यहाँ पर क्या है, आपसे पूछा गया है क्या बेटा, ये कह रहे हैं कि आपका 2031 में आपका 1 जून को कौन सा दिन होगा। एक तो है कि आप तो रिमाइंडर देखो बेटा कितना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है। अब जरा इस सबको योग कर दो, कितना हो गया, 4, 8 और 2 10,
10 और 11 और ये कितना होता है 16। अब आप 7 से काटो, कितना बार जाएगा, 7 दूनी 14, तो कितना बच रहा है, 7 दूनी 14, 2 बच रहा है क्या, अरे बोलो हाँ 2 बच रहा है क्या, 2 बच रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम जून के दिन नहीं लेंगे बच्चे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कहा है, क्योंकि ये तो रिमाइंडर है आपका, ये तो रिमाइंडर है, तो 5 तो जून का तब है जब हम पूरा मंथ ले रहे हैं, वो कह रहे हैं 1 जून तक बताओ, पूरा नहीं लेना है। तो देखो बेटा 8 8 8 10 और 11, ठीक है, और 7 से बताओ विभाजित कर दो, 7 का ना 7, कितना बचेगा, 7 और 3 10, 4 बचेगा। अब देखो 4 बचा तो कितना आंसर आना चाहिए बताओ मुझे, 4 बचेगा तो पहली तारीख का हम इसमें लेते हैं, पहली का लेते हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, 1 2 3 4, तो क्या होएगा, बृहस्पतिवार आना चाहिए, बृहस्पतिवार इसका राइट आंसर आना चाहिए बच्चे, कितना आना चाहिए, बृहस्पतिवार। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अन्यथा आप इसका मेथड ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे जनवरी के दिन लगा लो 31 का, फिर फरवरी के लगा लो बच्चा, ठीक है, तो 31 का आप जब जनवरी को डिवाइड करोगे तो कितने आएंगे बताओ, 7 चौक 28, 31 का तो 3 बचेंगे, ऐसे आप निकालोगे तो तब आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, गुरुवार, मतलब कि बृहस्पतिवार आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्या क्वेश्चन आ जाएगा, थर्सडे। देखो अब फिर आपका आ जाता है परिच्छेद, पढ़िएगा मेरे साथ साथ, जानिएगा, परिच्छेद को पढ़िएगा और राइट आंसर देने का प्रयास भी करिएगा। ये कह रहे हैं आपसे क्लासिकल जो आपके लिबरल अवधारणा के अनुसार अधिकार स्वाभाविक रूप से प्राप्त व निसंगिक गुण हैं जो राजनीतिक जीवन से पूर्व विद्यमान होते हैं और उससे भी परे भी टिके रहते हैं। यह दृष्टिकोण एक तर्कसंगत व्यवस्था और व्यक्ति की सत्तात्मकता पर आधारित है और मानता है कि अधिकार स्वयं सिद्ध सार्वभौमिक और समय, स्थान व संस्कृति से परे लागू होते हैं। हालांकि इस प्रकार की व्याख्या को समकालीन समय में आलोचनात्मक सिद्धांतकारों द्वारा चुनौती दी गई। उनका तर्क है कि अधिकार न तो कोई दार्शनिक निष्पेक्षता है और न ही राजनीतिक संदर्भों से रहित अधिकार, बल्कि वे ऐतिहासिक रूप से मान्यता के लिए किए गए संघर्षों के माध्यम से विकसित होते हैं और विशेष सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में उनका दायरा, व्याख्या और परिवर्तन तय होता है। अधिकारों की खोज नहीं होती बल्कि उनका निर्माण किया जाता है। वे संवाद, संहिताकरण और प्राय बहिष्करण की प्रक्रियाओं का परिणाम होते हैं। उदाहरण स्वरूप मतदान के अधिकार, भूमि अधिकार का शारीरिक स्वायत्तता जैसे अधिकारों का ऐतिहासिक विस्तार सदैव राजनीतिक सक्रियता और संघर्षों की मांग करता रहा है। इसके अतिरिक्त अधिकारों का दावा करने की क्षमता स्वयं इस बात पर निर्भर करती है कि व्यक्ति की पहचान को कानूनी और सामाजिक संस्थाओं द्वारा मान्यता प्राप्त है या नहीं, जिनकी उपस्थिति प्रमुख सामाजिक ढांचे और पठनीय नहीं होती, जैसे राज्यहीन व्यक्ति, दस्तावेजी विहीन प्रवासी अथवा लिंग असंगता या असंगत पहचान वाले लोग। वे अधिकारों की सार्वभौमिकता की वाणी के बावजूद उन प्रतीकात्मक या संस्थागत संसाधनों से वंचित रह सकते हैं। इस प्रकार अधिकारों को तत्कालिक साहित्य के रूप में मानना उन तिथियों की अवहेलना करना है जो उन्हें क्रियाशील बनाती है। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है निष्कर्ष के बारे में। आइए 51 नंबर का निष्कर्ष की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला है कि आपका अधिकार दार्शनिक रूप से खोजे नहीं जाते बल्कि ऐतिहासिक रूप से निर्मित किए होते हैं और उनकी मान्यता राजनीतिक दृश्यता पर निर्भर होती है। बिल्कुल एकदम बात सही है, ये पहला स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। वहीं दूसरे स्टेटमेंट की बात कर लें तो दूसरा स्टेटमेंट है कि सर्वव्यापी अधिकारों की उदारवादी व्याख्या उन सामाजिक राजनीतिक संरचनाओं की उपेक्षा करती है जो यह निर्धारित करती है कि कौन व्यक्ति इन अधिकारों का दावा करने योग्य है। बेटा यहाँ पर जो दूसरा स्टेटमेंट है तो ये आपका एकदम सही हो जाएगा। वहीं अगर तीसरे स्टेटमेंट को देखें, व्यावहारिक रूप से सभी व्यक्ति चाहे उनकी संस्थागत स्थिति या पहचान कुछ भी हो, समान रूप से अधिकारों तक पहुंच बना सकते हैं और उनका प्रयोग कर सकते हैं। नहीं बेटा ऐसा नहीं है, तीसरा स्टेटमेंट एकदम इसमें गलत है, मतलब कि जहां 3 है वो इसका आंसर नहीं होगा।
पहला स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। चौथा स्टेटमेंट गलत है कि अधिकार स्थिर कानून की गारंटी देते हैं जो बदलती सांस्कृतिक और संस्थागत परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। ऐसा नहीं है, अप्रभावित नहीं रहते बल्कि इससे प्रभावित भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं, पूछा गया है 52 नंबर पे। आइए देखिए, अधिकारों का दावा उस स्थिति की मान्यता से अविच्छिन्न रूप से जुड़ा होता है जो व्यक्ति को प्रचलित कानूनी और राजनीतिक व्यवस्था में प्राप्त होती है। क्या ये स्टेटमेंट आपका सही है, बताइएगा। जी हाँ, ये स्टेटमेंट एकदम सही है। वे अधिकार प्रवचन जो सामाजिक संदर्भों की अंतर्निहितता की अनदेखी करते हैं उसी बहिष्करण को सुदृढ़ कर सकते हैं जिसे वे समाप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फिर से परिच्छेद है। आधुनिक शासन व्यवस्था प्राय एक विशेष कालगत तर्क को अपनाती है जो सार्वजनिक अपेक्षाओं को क्रमिक परिवर्तन की अनिवार्यता के इर्द गिर्द संचित करती है। जब प्रणालीगत सुधारों को तैयारी, परिपक्वता अथवा क्षमता के नाम पर आवश्यक रूप से चरणबद्ध और धीमा बताया जाता है तो राज्य टॉल मटोल को वैधता प्रदान करता है और न्याय को एक ऐसे क्षितिज में बदल देता है जो हर नए वचन के साथ और अधिक दूर चला जाता है। यह समय केंद्रित विमर्श एक ऐसे नागरिक सुव्यवस्थित को जन्म देता है जो असंतोष को स्थगित करना सीखता है, जिसे असंतोष को स्थगित करने, तत्कालिकता को अविवेक के रूप में भी समझने और विलंबन को दूरदृष्टता के रूप में आत्मसात कर लेता है। हालांकि यह केवल एक राजनीतिक संगति नहीं, राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि एक प्रकार का ज्ञानात्मक वर्चस्व भी है। यह परिभाषित करता है कि क्या यथार्थवादी है, क्या मध्यवर्गीय है, क्या विवेकपूर्ण। आइए देखते हैं पूछा क्या है आपसे। अच्छा, और भी दे के रखा है पैसेज। ये पैसेज बड़े लंबे पैसेज हैं। माना जाएगा कि आप देखोगे वितरण या फिर प्रतिपूरक न्याय के रेडिकल मांगों को सीधे विरोध के माध्यम से नकारा नहीं जाता बल्कि समयगत अयोग्यता के आधार पर खारिज किया जाता है। उन्हें समय से पहले या फिर विघटनकारी के रूप में चिन्हित किया जाता है और जैसे ऐसे परिप्रेक्ष्य में समय स्वयं का विनियामक उपकरण बन जाता है जो नैतिक मार्गों से सत्ता की रक्षा करता है और संस्थागत धैर्य के नाम पर उत्तरदायित्व को टाल देता है। किसके नाम पर? संस्थागत धैर्य के। चलिए देखिए, पूछा आपसे निष्कर्ष कौन सा है। ठीक है, क्या पूछा है? निष्कर्ष। पहले पूछ रहे हैं आपसे प्रगति की समयात्मक व्याख्या अक्सर न्याय की तत्काल मांगों को दबाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। किसको? तत्काल मांगों को दबाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। बात एकदम सही है। न्याय को राजनीतिक रूप से टालने को अक्सर इस रूप में वैधता प्रदान की जाती है कि तत्कालिकता को अपरिपक्वता के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ये बात भी आपकी क्या हो जाएगी? एकदम सही हो जाएगी। तीसरा है कि संस्थागत वैधता बनाए रखने के लिए रेडिकल परिवर्तन को हमेशा स्थगित करना आवश्यक है। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा नहीं, कुछ परिस्थितियों में, क्योंकि ज्ञानात्मक भी चीज़ें वहाँ पर बताई गई हैं। जहाँ नंबर 3 है वो काट दीजिए, को इसका आंसर नहीं होगा। चौथा है कि संस्थागत धैर्य किसी भी प्रकार के न्याय के साथ असंगत होता है। नहीं बेटा, ये नकारात्मक स्टेटमेंट है, वहाँ पर पॉजिटिव की बात की गई है, तो चौथा भी गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्व धारणाएं पूछी हैं। राजनीतिक समय की धारणा विचारात्मक रूप से तटस्थ नहीं होती बल्कि वे प्रचलित सत्ता संरचनाओं की गहराई में अंतर्निहित होती है। क्या ये बात आपकी सही है? बताइएगा। जी हाँ, एकदम ये बात आपकी सही हो जाएगी। तत्कालिक न्याय की मांगों को अपने आप में लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता को चुनौती देती है। हाँ जी, ये बात एकदम सही है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखिएगा, क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके इसका राइट आंसर देने का प्रयास करें। बताइएगा, एक बहुभुज की सभी आंतरिक और बाह्य कोणों का योग कितना है? 30-60 डिग्री है। वह बहुभुज के कितने विकर्ण हैं? आपसे विकर्ण पूछ लिए हैं। देखो बेटा, ऐसी स्थिति में, क्योंकि जब बहुभुज की भुजा की संख्या अगर मान लो आप n है, क्या माने? अगर मैंने कहा उसकी संख्या क्या है, मैं कहता हूँ कि उसकी संख्या n है, तो बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों के अगर योग की जब हम बात करते हैं, किसकी? आंतरिक कोणों की, तो आंतरिक कोण जब हम बनाएंगे, देखो मानो
कि एक बहुभुज है और इसके नीचे हम आंतरिक कोण बनाएंगे तो 180 तो ये कटेगा, है ना। तो हम कहेंगे यहाँ पर ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है। ये इसका आंतरिक है और ये इसका बहिर है। वहीं आप देखो बहुभुज के सभी जो संगत वहाँ कोणों के अगर योग की बात कर ले तो बाहर का जो देखो अंदर का कोण 180 बनेगा और इसके बाहर का कोण कितना बनेगा 360 बनेगा बच्चे, कितना बनेगा 360। अब बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों और सभी बाह्य कोणों का योग अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या दे के रखा है, तो सभी का योग दे के रखा है 30 और 60 डिग्री, ठीक है। 3060 डिग्री दे के रखा है। तो बस सोल्व कर देना है और आसानी से इसका आंसर आ जाएगा। तो रख दो मान n-2 कितना है इंटू 180 डिग्री प्लस कितना 360 डिग्री बराबर ये आ जाएगा आपका 30 और 60 डिग्री। अब इसको काटो, जब आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बताओ, इजी वे में करो तो ये आएगा 180, n बराबर कितना 30-60, तो ये आ जाएगा n बराबर कितना बताओ, इसे काटो 0 से 0, इसे काटो 18 का ना 18 दूनी 36 होते हैं तो 18 का ना 18, फिर 17 बार ये चला जाएगा। तो n का जो मान आएगा प्यारे बच्चे वो आपका कितना आ रहा है, n का मान आ रहा है आपका 17। और फिर पूछा है कि बहुभुज के विकर्णों की संख्या, जब विकर्णों की संख्या हम निकालते हैं बच्चे तो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम करते हैं n-3/2, बस यही आपको करना है, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 17 इंटू n-3 मतलब कि 17 में से 3 जाओगे तो कितना बचेगा 14 और बटे 2, इसको काटो 17 सत्ते कितने होते हैं 119, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बस निकल आया। तो ये इसमें थोड़े फार्मूले हैं तो फार्मूलों से ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा गया। ये कह रहे हैं एक व्यक्ति पास में 2 बॉक्स हैं, जैसे B1 आपको दे के रखा है, B2 बॉक्स दे के रखा है। ये कह रहे हैं B1 बॉक्स में 7 सफ़ेद हैं, 4 सफ़ेद टोकन हैं और 8 काले टोकन हैं। देखो यहाँ पर ज़रा समझना, B1 बॉक्स है उसके अंदर 2 तरीके की बॉल हैं। जो इसमें 4 बॉक्स हैं, ठीक है, वो कैसे हैं, वाइट हैं, यही कहा है। और 8 जो हैं वो क्या हैं, ब्लैक हैं, ओके, यही कहा है। जबकि B बॉक्स 2 में अगर हम देखें 6 कितने हैं, वाइट हैं, ठीक है, और 6 यहाँ पर क्या हैं, काले हैं, मतलब कि ब्लैक है। ये कह रहे हैं फिर एक बॉक्स को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है और फिर चयनित बॉक्स को यादृच्छिक रूप से एक टोकन निकाला जाता है, तो निकाले गए टोकन के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। देखो वेरी इजी सिंपल एंड दैट। यहाँ पर मुझे बताओ कि टोटल नंबर ऑफ टोटल कितने यहाँ पर ये कितने नंबर है। देखो पहले वाले में 8 4 12 है, B1 में कितना बच्चे 12 है और उसके साथ साथ B2 में भी 12 है। वहीं अगर मैं कहूँ आपसे कि टोटल अगर हम देखें 12 दूनी 24 है कि नहीं, 12 दूनी 24 और ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 24, इसको काटेंगे 5 से और ये जाएगा 12 से। मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चे, टोटल अगर मैं कहूँ टोटल जो आपके नंबर ऑफ टोटल कितने बॉक्सों में क्या है, 12 12 दूनी 24 और वाइट कितने हैं 6 ही, 4 ये है और 6 ये है, तो 10 आपके वाइट हो जाएंगे और आपके 24 टोटल हो जाएंगे, क्योंकि इसमें से प्रायिकता निकाल लिए। तो ये जाएगा 2 से, तो ये जाएगा 5 से और यहाँ पर आ जाएगा कितना 12 से। अब मुझे बताइएगा बच्चे, यहाँ पर मुझे बताइएगा, अब इसमें प्रायिकता पूछी है एक सफ़ेद होने की, तो मैं कहूँ आपसे कि 1 - 5/12, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना आएगा 12 - 5, 1 से करेंगे तो फिर नीचे आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 7/, क्योंकि 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा 12, तो कितना आएगा 7/12। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। कोई दिक्कत, किसी भी कोई समस्या। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा फार्मूला वाला क्वेश्चन होता है, बट यहाँ पर कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा है, ये तो आपको प्रायिकता वाला क्वेश्चन बनते हैं, तो वहीं से ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन को समझना, ब्लड रिलेशन का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन आजकल ऐसे पूछ रहा है। देखो ये कह रहे हैं ए का ई के साथ संबंध बताओ। मुझे बताओ क्या हम इससे निकाल सकते हैं ए का ई के साथ बंध से, क्योंकि इसमें देखो ए और ई नहीं है, नहीं निकाल सकते। क्या दूसरे से निकाल सकते, केवल अकेले से? क्या हम दूसरे से निकाल सकते हैं? तो देखो यहाँ पर ए नहीं है, तो हम ऐसे नहीं निकाल सकते। क्या हम यहाँ से दोनों से इसका रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? तो बात आनी चाहिए, जी हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो कैसे निकालेंगे, आओ देखो
दोनों से निकालेंगे। देखो ये कह रहे हैं ए का ई से क्या संबंध है, जरा यहाँ पर समझना। ये कह रहे हैं कि बी ए की पुत्री है। देखो बेटा जो बी है ना वो ए की पुत्री है, तो ए क्या है हमें नहीं पता, माँ है या पिता है, लेकिन हमें बी के बारे में पता है कि बी क्या है, आपकी पुत्री है। किसकी, ए की। और सी वी का पति है। अब देखो सी जो है ना, सी जो सी है वो बी का पति है, इसको भी ध्यान में रखना। सी क्यों है, बी का पति है। अब हम यहाँ से तो नहीं कह सकते। अब जरा मुझे बताओ कि डी सी की पुत्री है, जो डी है वो क्या है, सी की पुत्री है, और ई डी का भाई है, और ई डी का भाई है। तो अब हम इसके बारे में संबंध बता सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि ये देखो इसका दादा लगेगा, है ना, क्या लगेगा, दादा, क्योंकि ये इसकी बेटी है, और सॉरी बेटी, तो ये क्या लगेगा, नानी, और यहाँ पर नाना लगेगा, ठीक है, ए नाना लगेगा, और ये क्या हो जाएगी, इसकी देवती या देवता जो भी है ये हो जाएगा, ठीक है। ई डी का भाई है, लेकिन ई के बारे में नहीं पता कौन है ना इसके बारे में, तो इसका रिलेशन हम दोनों से बता सकते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से सी इसका राइट आंसर आना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट आओ जरा देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, करिएगा वीडियो को पोस्ट करके। मैं आपको हिंट्स देता हूँ कैसे क्वेश्चन करना है। कुछ क्वेश्चन आपको भी देंगे जो इजी क्वेश्चन होंगे। ये कह रहे हैं 9 अंकों की संख्या दे के रखी है, ये आपके सामने नंबर है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि 8 से और 11 से विभाजित करने पर जहाँ संख्या क्या है, ए और बी को एकल संख्या में बदलने पर धनात्मक पूर्णांक आपके ये हो जाएगा। बताओ बेटा 58 नंबर का क्वेश्चन है, इजी है एकदम, करो। चलिए आपने इसका करेक्ट आंसर दिया है, आपने इसका राइट आंसर दिया है। देखो अगर हम देखें ये नंबर दे के रखा है कि 8A0 8 9 8 5V और 2। जब हम 8 से विभाजित कर डिजिबिलिटी हम निकालते हैं, रूल आपको पता होगा, तो हम कहते हैं दिए गए नंबर के अंतिम 3 संख्याओं को 8 से विभाजित कर दें, या तो 0 आएगा या पूर्ण रूप से 8 से विभाजित हो जाएगा, तो ये होगा। देखो तो हम क्या लेंगे, 5B2। अब वह संख्या सोचिएगा बेटा b का मान कि जिसको हम विभाजित कर सकें, तो कैसे करना है, 8 सत्ते 56। मुझे बताओ 8 सत्ते अगर 56 ले लिया हमने, क्या ले लिया, 8 सत्ते 56 अगर हमने ले लिया, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर संख्या कुछ बड़ी होनी चाहिए, यहाँ पर संख्या कुछ बड़ी होनी चाहिए। या फिर मैं कहूँ 8 छंग 48 भी ले सकते हैं, तो मैं कहूँ एक यहाँ पर ले लेते हैं, तो 8 छंग 48 इसको मान लेते हैं, तो 8 छंग 48 कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 8 चौक 32 बेटा ये हो गया। तो b का मान क्या हो गया प्यारे बच्चे, b का जो मान हो गया वो 1 हमने मान लिया, जरा समझना, b का मान हमने 1 मान लिया। अब इसी संख्या को जो आपको दिया गया नंबर है, इसको अगर हम 11 से विभाजित करते हैं, तो ये कहता है तो 11 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, 0 आ जाए। अरे बोलो हाँ। तो जब हम इसको देखो, अब क्या करना है हमें, अब जहाँ b है उसकी जगह हम 1 रख देंगे, क्योंकि b का मान हमें पता है 1 है, ठीक है, तो इसको यहाँ से रफ कर देते हैं। चलिए देखिए अब हमें 11 से विभाजित करना है, और 11 से विभाजित करने के लिए आपने देखा होगा एक को क्रमबद्ध छोड़ करके एक गैप में ले लेते हैं, जैसे ये वाला तरीका इसमें अपनाया जाता है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर जो जो नंबर देखने के लिए आपको मिले हैं उसको ऐसे लिख लेंगे, 8 + 0 + 9 + 5 + 2 यही मिला है। चलिए फिर ये माइनस आ जाएगा, अब घटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a + 8 + 8 + 1, ठीक है। अब इसको घटा लो, जोड़ लो बेटा सबको, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 8 दूनी 8 और 2 10 10 19, ये कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 24 माइनस, और इसको जोड़ लो 8 और 8 16 और 1 17, तो ये आ जाएगा आपका a + 17, ठीक है, यही आएगा कि नहीं, बोलो, अरे बोलो हाँ। और यदि आप इसको बाहर निकालेंगे तो 24 - a, और ये माइनस का आ जाएगा आप 17, और जब आप इसको काटोगे बेटा, जब आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा, मुझे बताओ क्या आएगा। देखो यहाँ पे बचेगा 3 और ये 4 7 बचेगा, मतलब कि a का जो मान होगा बेटा वो आपका 7 बचेगा। और यदि आपको 11 से विभाजित करना है तो अब आप आसानी से उसका विभाजित कर सकते हैं। तो देखो हुआ क्या था, b का मान आया था आपका 1 और a का मान आया था आपका कितना, 7,
ये हमने मान निकाल लिया, अब इसमें रख देना है। ठीक है, क्या रख देना है, अब इसमें रख देना है। चलिए आइए रख देते हैं, इसको रफ कर देते हैं। बी का मान कितना है 1 और ए का मान कितना है 7, है ना। तो देखो ए का मान कितना है 7, बी का मान है कितना 1 + 2, और ये हो जाएगा 7 + 1 8, है ना, +1। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 और 3 10, 10 की पावर क्या होगी बताओ, अरे बोलो हाँ, 10 की पावर कितनी हो गई 8 हो गई। तो ये इसका राइट आंसर होगा, कहाँ है 10 की पावर 8, ऑप्शन नंबर बी। सोल्व नहीं करवाना था, केवल आपसे करवाना था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखिए, ये क्वेश्चन तो इजी है, मैं आपको समझा देता हूँ, आप इसका राइट आंसर मुझे दीजिएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि आप आवश्यक रूप से ऐसे क्वेश्चन अटैम्प्ट्स लें, करें, कहने का तात्पर्य ये है। ठीक है, देखिए ये है 59 नंबर क्वेश्चन, पढ़ देता हूँ, इसका राइट आंसर आपको करना है। ठीक है, इसका आपको आंसर देना है। एक पंक्ति में अमन बाएं छोर से 45वें स्थान पर है और जबकि वसु दाएं छोर से 25वें स्थान पर है। यदि अमन और वसु के बीच ठीक 20 छात्र बैठे हैं, दोनों के बीच में क्या है 20 छात्र बैठे हैं, तो अब जरा समझना, यहाँ पे फोकस करना बेटा। तो पंक्ति में बैठे पुरुषों का न्यूनतम संख्या क्या होगी, ये सवाल है बेटा। न्यूनतम आपको ऐसे बैठाने हैं कि कम से कम, ठीक है, न्यूनतम। ठीक है, मैंने हिंट्स दे दिया आपको, जैसे ऐसे बैठाओ एक को ऐसे बैठाओ, ये इधर कितना था 45वें था, तो इधर कितना था 25वें था, इनके बीच में बैठे दोनों के 20, तो अब घटा लो बस, और कुछ नहीं करना है, आंसर आप दे दोगे। आप मुझसे करवाओगे क्या सब, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। चलो क्वेश्चन नंबर 60 बताते हैं, देखो कैसे क्या है इसमें। मैथड समझोगे सीखोगे तो बेटा तभी आप जीवन में क्या है सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ये कह रहे हैं कि n बराबर क्या है 555 डेट 115 बार लिखा है और n को हम 13 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। 23 में क्वेश्चन आया था ऐसा, ठीक है, 23 में क्वेश्चन आया था, 24 में तो खैर नहीं आया, 22 में भी यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक बना था, क्वेश्चन ने ऐसा पूछा। तो देखो मैं कहूँ n का मान क्या है, n का मान इन्होंने 5 दे के रखा है, तो मैं कहूँ चलो मान लो अभी 5 है, एक 13 से विभाजित करोगे तो क्या आएगा, बोलो, अरे बोलो कुछ तो बोलो भाई। तो आप देखोगे जब 13 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा, दैट्स इट। फिर डबल 5 को अगर 13 से करोगे तो 13 × 39, 13 × 52, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 दूनी 26, 13 × 39 और 13 × 52, तो हो जाएगा 15 में से 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद 16 आ जाएगा, सॉरी नहीं 6 ही आएगा, क्योंकि 1 सेकेंड 13 × 52 होते हैं, सॉरी मेरा भी माइंड चल रहा है, और ये है 55, 13 × 52, तो 3 यहाँ पर रिमाइंडर आ जाएगा। फिर हमने 3 बार 5 ले लिया और फिर हमने 13 से किया, तो हमें पता है यहाँ पे 3 बच रहा था, तो यहाँ पे 35 हो जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, तो एक इसमें से घटाएंगे 4 और 5 कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा। फिर अगर मैं कहूँ आपसे कि अगर मैं 5 को 4 बार 5 ले लूँ तो 13 से काटूँ तो 9 हमारा बच रहा था, 95 हो जाएगा, 13 दूनी 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91 कितना आएगा। और फिर उसके बाद में अगर हम 5 को 5 बार लिख दें और फिर 13 से विभाजित करें, जब हम 4 बार कर रहे थे तो कितना आ रहा था 13 सत्ते 91, ठीक है, तो यह आ जाएगा 13 पंजे 65, ठीक है, 13 पंजे 65, तो ये पूरा कट रहा है, मतलब कि जो 0 आ गया, ठीक है, पूरा कट रहा है, तो कितने पे कट रहा है 5 पे। मुझे बताओ बेटा थे कितने 115, 115 को अब आप क्या करोगे 5 से 5 बार ये जा रहा है ना, तो जब आप इसको काटोगे तो कितनी बार जाएगा बोलो, अरे बोलो हाँ कुछ तो बोलो भाई, 5 से भी नहीं कट रहा है, ये 6 पे जाएगा, तो 6 से जब कटेगा, सॉरी 1 सेकेंड गड़बड़ी हुई इसमें, ये थोड़ा सा हो जाता है मिस्टेक, कोई बात नहीं है। 4 से हम काट रहे थे, 3 से हम काटे थे, तो कितना आ रहा था 3 और ये आ रहा था 35, 13 दूनी 26, 4 बचा 9 हो जाएगा, 95, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, तो कितना आएगा 4 रिमाइंडर। फिर हमने लिया 5 को 5 बार लिखा और 4 वो था ही शेष का, जब 4 में कर रहे थे 13 × 39। अब देखो बेटा 13 × 39 तो ये आएगा 6,
अब रिमाइंडर बचेगा। अब इसको क्या बार लिखना है, 6 बार लिखना है, ठीक है। 5 को 6 टाइम लिख करके जब आप 13 से करोगे और यहाँ पर है आपका कितना, तो 13 पंजे 65, मतलब कि 0 इसका राइट। तो अब जरा देखो ये 6 बार जा रहा है, तो 115 को जब आप 6 से काटोगे तो 6 ही का 6, ठीक है। 6 दूनी 12 तो कितना आएगा, 6 का 6, और यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, 55 हो गया। 13 पंजे 6 दूनी 12, 6 18, 6 24, 6 6 नहीं 54, तो 1 बचेगा बेटा। तो कितना आ रहा है, 5 इसमें राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रिमाइंडर बच रहा है, शेष 1 बच रहा है, तो आपका जो इसमें राइट आंसर होगा, अब 1 बच रहा है मतलब कि कहने का तात्पर्य 5 बच रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक, ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2023 में, आई थिंक 22 में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट। आइए देखिए, पैसेज है, अब पैसेज को पढ़ेंगे फिर आपके साथ क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। देखो पैसेज क्या है, देखो पैसेज को हम पढ़ते हैं और इसके माध्यम से निकालते हैं। ये कह रहे हैं, राजनीति के क्षेत्र में सत्य केवल तथाकथात्मक शुद्धता का विषय नहीं होता, बल्कि वह कथनात्मक, आप देखोगे शैवधता, मतलब कि नैरेटिव कोरहेंस और दृश्यता से भी गहराई से जुड़ा होता है। प्रतिस्पर्धी कथाएं वर्चस्व के लिए संघर्ष करती रहती हैं और कई बार जो बहिष्कृत किया जाता है वही सबसे अधिक मुखर होता है। बजाय इसके तो प्रत्यक्ष रूप से कहा गया हो मौन चाहे वह राज्य द्वारा आरोपित हो या समाज द्वारा आत्मसात, एक विलोपन के उपकरण की तरह कार्य करता है, जो कुछ विचारों को विस्थापित करता है जबकि कुछ अन्य को और प्रबल कर देता है। विशेषज्ञता आप देखोगे विशेषतः संघर्ष उत्तर, मतलब कि पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट समाजों में आधिकारिक इतिहास प्राय आघात को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और हिंसा को चयनात्मक स्मृति के माध्यम से स्वच्छ बना देते हैं। जिससे स्मरण किया जाता है वह चयनित होता है, जिसे भुला दिया जाता है वह केवल भौतिक रूप से नहीं बल्कि नैतिक रूप से भी दफन होता है। इस प्रकार सत्य उद्घाटन, मतलब कि ट्रूथ टेलिंग, केवल एक फोरेशिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक गहन नैतिक कार्य है जो सत्ता, मान्यता और न्याय के जैसे प्रश्नों से गहराई से जुड़ा होता है। आप आइए बेटा देखते हैं इस पर किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया। 61 नंबर पूछा क्या है, निष्कर्ष। ठीक है, क्या पूछा है आपसे, निष्कर्ष के बारे में पूछा जा रहा है। तो समझते हैं समस्त क्वेश्चन को। देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका, राजनीतिक कथाएं प्राय असुविधाजनक सत्य को छिपाने और चयनात्मक स्मृति को वैधता प्रदान करने के लिए संकल्पित होती हैं। बिल्कुल सही बात है। सत्य का नैतिक आयाम केवल प्रमाणों तक सीमित नहीं होता बल्कि यह मान्यता और नैतिक सुधार तक भी विस्मृत होता है। सही बात है, ये केवल यहाँ तक ही सीमित नहीं है कि प्रमाणों तक, बल्कि ये क्या है, मान्यता और नैतिक सुधारों तक भी क्या हो जाता है, आपका विस्तृत होता है। तीसरा स्टेटमेंट है कि सभी राज्य प्रमाणित ऐतिहासिक कथाएं जानबूझकर धोखाधड़ी पर आधारित होती है। ये बात आपकी गलत हो जाएगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में चयनात्मक की आलोचना करता है, कुल धोखाधड़ी की नहीं। तो यहाँ पर धोखाधड़ी शब्द इसमें था ही नहीं, तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर आपका, आप देखोगे पहला एकदम सही है, दूसरा भी सही है। चौथा देख लेते हैं, मौन एक रणनीतिक उपचारात्मक कृत्य हो सकता है जो लोकतांत्रिक सहमति को सुदृढ़ करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि परिषद में मौन के विलोपन को रूप से प्रस्तुत है, न कि उपचार के रूप में। ठीक है, और ये क्या कर रहा है, लोकतंत्र सहमति को दृढ़ करता है, नहीं ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे चौथा भी गलत है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट पूर्व धारणा यहाँ पर है,
एक पैसेज मैं आपको दूंगा, ये वाला जो पैसेज आ रहा है, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे वीडियो को पॉज करके, उसका आंसर भी आप देंगे, ठीक है। देखिए ये कह रहे हैं आधिकारिक इतिहास उतना ही उस पर आधारित होते हैं जो वे छोड़ते हैं जितना कि उस पर जो वे शामिल करते हैं। आधों को समझ में नहीं आया होगा ये स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बात एकदम सही है, क्योंकि जो बहिष्कार किया जाता है वही सबसे अधिक पुकार होता है, या सीधे तौर पे बात कहें तो उसका समर्थन करता है। तो ये बात सही है। संघर्ष उत्तर मतलब कि पोस्ट जो कॉन्फ्लिक्ट, ये शब्द की बात की गई है। समाजों में नैतिक वैधता अक्सर कुछ विचारों को दबाकर बनाई जाती है, और ये बात भी आपकी सही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों बातें आपकी सही हो जाएंगी, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं पैसेज को क्या है। सार्वजनिक नीति निर्माण में तकनीकी विशेषज्ञों की बढ़ती निर्भरता ने ज्ञानात्मक प्राधिकरण और लोकतांत्रिक वैधता के बीच में एक मौलिक तनाव को जन्म दिया है। किसको? तनाव को। किन के बीच में? एक तकनीकी विशेषज्ञों के रूप में और नीति निर्माण के रूप में, ठीक है। जबकि विशेषज्ञ ज्ञान जटिल निर्णय निर्माण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, जो विशेष रूप से जलवायु नीति, स्वास्थ्य या डिजिटल निम्नयन जैसे क्षेत्रों में इसका बढ़ावा लोकप्रिय भागीदारी को कम कर सकता है। सहमति पर आधारित नीतियां अक्सर राजनीति विमर्श को सीमित कर देती हैं, क्योंकि उन्हें गैर परिग्रहणीय सत्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह तकनीकी दृष्टिकोण हालांकि प्रभावी है, लोकतंत्र को एक प्रबंधित सहमति में बदलने का जोखिम उठाता है, बजाय इसके कि वह सामूहिक इच्छा निर्माण की एक विवादित जगह हो। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञता के चारों ओर तटस्थता का आभा मंडल मूल्य लदी हुई उपधारणाओं को छिपा सकता है, जो साक्ष्य के रूप में शरण लेकर अभिजात वर्ग की सत्ता को सुदृढ़ करता है। अब बेटा यहाँ पर आपसे पूछा गया है निष्कर्ष, आइए बताइएगा 63 नंबर पे। देखिए पहला स्टेटमेंट है आपका कि सार्वजनिक मत का जटिल और उच्च जोखिम नीति क्षेत्र के लिए कोई स्थान नहीं है। बेटा इसमें ये नेगेटिव है, बल्कि वहाँ पर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा वो चीज़ें तो हैं, लेकिन उसका स्थान तो है। तो यहाँ पर पहला गलत है। देखो जब पहला गलत है, आइए एलिमेंट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। तो आपका ए आंसर नहीं होगा, सी नहीं होगा। चलिए देखिए, वैज्ञानिक सहमति को बिना किसी प्रश्न के लागू किया जाना चाहिए ताकि प्रभावी शासन सुनिश्चित हो सके। ऐसा नहीं है, ऐसा कदापि नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आप देखोगे दूसरा भी आपका गलत हो गया, तो आंसर आपका भी नहीं है, तो राइट आंसर डी होगा। क्यों? ये कह रहे हैं आपसे कि तकनीकी शासन जबकि कुछ क्षेत्रों में आवश्यक है, लोकतांत्रिक विमर्श को हाशिए पर डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। विशेषज्ञ आप देखोगे ज्ञान को तटस्थ रूप से प्रस्तुत करना और इसमें निहित विरोध विचारात्मक चुनावों को अस्पष्ट कर सकता है। ये भी बात सही है, तो सी इसका राइट आंसर, सॉरी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है पूर्व धारणा 64 नंबर। विशेषज्ञता को विमर्श से ऊपर उठाना नीति निर्णयों को लोकतांत्रिक वैधता को कम कर सकता है। जी हाँ, ये बात एकदम सही है, वो बिल्कुल कर सकता है। नीति निर्माण में तथ्य और मूल्य के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं, लेकिन तकनीकी दृष्टिकोण उन्हें छिपा दिया जाता है। ये भी बात सही है। तो यहाँ पर पहला दूसरा दोनों बातें सही है, मतलब कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए देखिएगा, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। केवल आपको सोचना है क्वेश्चन, आंसर इसका ऑटोमेटिकली निकाल लोगे। कैसे निकालना है देखो, एक शहर कोड में 3 भिन्न वर्णमालाएं हैं, ठीक है, 3 भिन्न वर्णमालाएं आपको देके रखी हैं। अब देखो 3 भिन्न वर्णमालाएं हैं, मुझे बताओ वर्णमाला का मतलब क्या है? 3 है, 1 2 3। अब एक वर्णमाला में ए से जेड तक कितने अक्षर होते हैं? 26 होते हैं, है क्या नहीं? समझते रहना। एक शहर कोड में 3 भिन्न वर्णमालाएं हैं के अक्षरों के पश्चात 3 अंकों का समावेशन होता है, मतलब कि इनके पश्चात में क्या होगा? 3 अंकों का समावेशन भी होगा, ठीक है। यदि वर्णमाला के अक्षरों को पुनरावर्तित की अनुमति हो, अब देखो अक्षरों को आप क्या कर सकते हैं? वर्णमाला को पुनरावर्तित कर सकते हैं, परंतु अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना हो तो कुल कितने विशिष्ट कोड निर्मित किए जा सकते हैं? दैट्स इट, इजी है। समझ गए तो आंसर आ गया, नहीं समझे तो नहीं आया। समझ में आया? देखो बेटा फिर से बता देते हैं। ये कह रहे हैं 3 वर्णमाला है एक शहर में, 1 2 3, है ना। और उसने कहा है कि इनकी पुनरावृत्ति की जा सकती है। किसकी? वर्णमाला के अक्षरों की। एक वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? टोटल होते हैं 26। तो पहले वाले में 26, पुनरावृत्ति कह दी इसने, तो यहाँ पर भी 26 और यहाँ पर भी 26। फिर उसने कहा उसके बाद में
ठीक है। वर्णमाला के अक्षरों के पश्चात 3 अंकों का क्या है, 3 अंकों का समावेशन है, 3 अंकों का समावेशन है, ये बात कह रहे हैं, है ना, 3 अंकों का समावेशन है। तो मैं कहूँ 3 अंकों का समावेशन, यहाँ पर 10 ले सकता हूँ, यहाँ पर 9 ले सकता हूँ, यहाँ पर 8 ले सकता हूँ। इन सब का आपस में आपको मल्टीप्लिकेशन कर देना है, बस कुछ नहीं करना है। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 26 54, 1 26 54 720। आप नहीं तो फ़ोन से आपने कर लें, तो ये इसका राइट आंसर आएगा 1 26 54 720। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दिक्कत तो नहीं है किसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकीय कोड हैं, 0 से 9 तक के अंकों को इस प्रकार बनाए जाते हैं कि कोड केवल सम अथवा विषम अंकों से बने हैं। अब जरा समझना थोड़ा सा, देखो कुल अगर मैं अंक की बात कर लूँ 0 से 9 तक कितने होंगे, 0 1 2 3 4 9, ठीक है, ये है। तो टोटल कितने हैं मुझे बताइएगा। टोटल हैं 10 कोड, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जैसे मैं कहूँ आपसे कि सम में क्या होगा 2, ठीक है, यही होगा ना, 4 6 8। क्या और भी हो सकता है, जी हाँ, इसमें 0 भी आता है सम में, ठीक है। तो ये हो गए, तो कितने हो गए 3 और 2 5। वहीं अगर हम देखें विषम में कितने होंगे, तो विषम में 1 3 5 7 9। तो इसमें भी क्या हो जाएगा आपके, इसमें भी 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, ठीक है। सम अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। अब देखो सम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है भाई, सम अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है, चलो सम अंकों की पुनरावृत्ति तो नहीं है, ठीक है। तो सम अंकों की जब पुनरावृत्ति नहीं है तो अंक कितने हैं सम, 1 2 3 4 5। तो देखो बेटा जब आप इसको करोगे तो मैं कहूँ अगर 0 है तो 0 आ जाएगा वो तो, ठीक है। अब अंकों की पुनरावृत्ति नहीं है तो 1 2 3 4 5, तो कितना है 5 है, ठीक है। और जब लास्ट में आएगा तो 0, आप इसको जोड़ो, ठीक है। देखो 8 और 2 10 और 6 4 10 20, तो ये तो 0 हो गया। अब मुझे बताओ अंकों की पुनरावृत्ति नहीं, परंतु विषम अंकों को पुनरावृत्ति क्या। अब देखो विषम अंकों को 5 बार आप पुनरावृत्तित कर सकते हैं, तो 5 × 5 × 5 × 5, ठीक है, ये 5 टाइम हो जाएगा। जब आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे और +2 करोगे ना इसमें, तो कितना आंसर आएगा बताओ, सॉरी +0 करोगे तो कितना आएगा बताओ। तो आप देखोगे यहाँ पर आ जाएगा 31 25, इसका राइट आंसर आ जाएगा। कितना आएगा 31 25, तो ये इसका करेक्ट है। 0 को जोड़ोगे तो 22 से कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है, आंसर इसका आपको बताना है, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं आपको बता दूं। देखो समझा देता हूँ आपको, इसका आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 67 का। निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला को ठीक बीच में स्थित संख्याएं के, अब देखो ठीक कोई संख्या इसमें दे के रखी होगी, आपको क्या करना है सबसे पहले इसको काउंट कर लेना है, ठीक है। जब आप इसको काउंट करोगे तो ये संख्याएं कितनी हैं आप गिनो, तो 27 संख्याएं। अब 27 का आगे होता है 13 दूनी 26, ठीक है। तो यहाँ पर कोई संख्या होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ तक 13 होगी। ये संख्या आपकी मध्य संख्या है 9, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, चलो मैं ही कर देता हूँ। इसके बाएं ओर से तीसरा संख्या, देखो इसके बाएं ओर से तीसरी संख्या 1 2 3, ये होगा 4, तीसरी संख्या, ठीक है। तीसरी संख्या के बाएं ओर से पांचवी संख्या कौन सी है, पांचवी संख्या पूछी है आपसे, बताओ पांचवी संख्या पूछी गई है। तो 1 2 3 4 5, तो क्या होएगा 6, इसका राइट आंसर क्या आना चाहिए बोलो, अरे बोलो हाँ, क्या आना चाहिए इसका राइट आंसर बोलो 67 का, तो 20 इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए तो यही है, कुछ था ही नहीं इसमें, कुछ होता तो हम बताते। तो ये तो आप करोगे, ये तो आप करोगे, ठीक है। 68 का क्वेश्चन को पढ़ें और पढ़ने के पश्चात इसका राइट आंसर कमेंट्स में दें। ये कह रहे हैं निश्चित कूट भाषा दे के रखिए, आपकी DRINK को ESLMI लिखा जाता है, तो गिवन को उस कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा, और जो जो इसने पूछा है ऐसे आप बता दें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन यहाँ पर इन्होंने गलत बनाया है, लेकिन मैं इसको सही बना देता हूँ। 69 नंबर का क्वेश्चन इन्होंने ये गलत बनाया है क्वेश्चन, ठीक है, इसको छोड़ दो, ये गलत बनाया है इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है, ये गलत क्वेश्चन है बेटा। आओ देखो क्वेश्चन यहाँ पे समझना जरा। ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन 2023 में UPSC ने पूछा था, और आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है वो। ये ब्लड रिलेशन पर देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, समझना। देखो ये कह रहे हैं आपसे, क्वेश्चन ये है आपका नीचे कि निम्नलिखित प्रश्न वाचक चिन्ह
के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा जिससे ए ई का ससुर फादर इन लॉ हो, ए क्या हो, ई का ससुर हो। देखो बेटा अब जरा समझना, 70 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा ही इजी सा क्वेश्चन है। देखो समझ गए तो कर लोगे, अन्यथा नहीं करोगे। देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, आई होप कि आपको चीज़ें विजुअल हो रही होंगी। देखो मैंने बताया ए लिखा, ये क्या है, हैज़। अब देखो ये कह रहा है कि इसका जो अर्थ होता है हैज़ का, ए बी का पति है, मतलब कि जो ए है ना वो क्या है, बी का पिता है। ए जो है वो बी का पिता है। देखो ये क्या करें, ए बी का पिता है, जहाँ हैज़ का रिलेशन होता है। तो ए जो है बी का पिता है। अब हमें पता चला कि ए तो पुरुष है, ए तो पुरुष है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं कि एट द रेम वाले से आ जाओ, तो हमने ये तो कर लिया, अब एट द रेम वाले से आओ। तो ये कह रहे हैं ए बी की बहन है, मतलब कि जो बी है वो सी की क्या है, बी सी की बहन है। ठीक है, ये इसकी बेटी है, तो ये भी इसका भी क्या हो गया, ये इसका भी पिता ही हो गया, इसका भी पिता हो गया, इसका भी पिता हो गया। तो दोनों बेटी हो गई एक ही। ठीक है, बी और सी के बारे में नहीं पता ये बेटा या बेटी है, लेकिन ये दोनों इसी के पुत्र हो गए। ठीक है, इसके ही बच्चे हो गए। फिर उसके बाद आपने सी दे दिया और यहाँ पर क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क दे दिया। लेकिन हमें डी और ई का तो दे के रखा है। ये कह रहे हैं आपसे कि डी ई का पिता है। अब देखो डी जो पिता है वो किसका है, ई का है ना। लेकिन अब हम कौन सी संख्या को यहाँ पर रिकॉग्नाइज करें ताकि इससे आंसर निकल सके। ये कहना ना फादर ऑफ लॉ, मतलब कि इसका ससुर हो, तो ससुर कब बन सकता है, वेरी सिंपल एंड दैट। तो यहाँ पर अगर आप इसका संबंध निकालेंगे कि ए बी का पति है, मतलब कि जो सी है वो किसका पति है, डी का पति है, सी डी का पति है, यही तो आएगा भाई, सी डी का पति है और ये इसका हो जाएगा। तो जब आप इनका रिलेशन निकालोगे तो किससे आएगा, ये आएगा आपका, किससे आएगा, इससे आएगा, एंड से। तो ये इसका रिलेशन निकल आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये हार्ड क्वेश्चन होते हैं। आइए देखिए। अच्छा मैं चाहता हूँ कि एक पैसेज का आप अच्छे से पढ़ें। देखिए मैं आपको पढ़वाता हूँ पैसेज, लीजिए पैसेज पढ़िएगा पूरा। आपको पैसेज पढ़ना है, जो भी स्टूडेंट्स देख रहे हैं पूरा पैसेज पढ़ें। ठीक है, पैसेज पढ़ो, वीडियो को पॉज करके पूरा पैसेज पढ़ो, अच्छे से पढ़ो पूरा पैसेज। ठीक है, पढ़ लिए पैसेज, वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना। अब यहाँ पर आपको इसके निष्कर्ष दे के रखे हैं। अब आपको निष्कर्ष देखो क्या करना है। पैसेज जैसे पढ़ा तो इसमें से गलत शब्द निकालें, जैसे सबसे, ये शब्द कुछ ऐसा है सबसे, है ना, कुछ ऐसे शब्द निकालो बेटा, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, राइट आंसर निकाल दे सकते हैं। जैसे सबसे, है ना, तो ऐसे आप निकालें, गलत शब्द छांटो, गलत। नैतिक संहिताओं का पालन संस्थागत प्राणियों में निष्पक्षता की गारंटी देता है। देखो ये भी एक एक्सट्रीम वर्ड है। ऑडिट आधारित नैतिकता अधिक उपयुक्त मानी जाती है क्योंकि यह भावनात्मक हस्तक्षेप को कम करती है। अब आपने वो पढ़ा होगा तो शायद आप इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एक्सट्रीम वर्ड हैं, तो आप ऐसे निकाल लें। ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में आप 72 का आंसर देंगे। ये पूर्व धारणा है, तो इसमें भी पूर्व धारणाओं भी आप आसानी से समझे तो निकाल देंगे। ठीक है, तो इसका इधर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो बेटा कुछ आंसर आपसे आने चाहिए, है ना। चलिए, तो आपने ये आंसर दे दिया। आइए देखिए इसको करते हैं। परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। एक सम्मेलन कक्षा में 20 पुरुष और 20 महिलाओं का एक कक्षा प्रौद्योगिकी सम्मेलन हेतु चयनित की गई। उन्हें एक पंक्ति में यथोचित रूप से बैठना है। ज्ञात कीजिए कि सभी 20 महिलाएं साथ बैठें, इसका क्या प्रायिकता है। बेटा देखो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है और सभी महिलाएं एक साथ बैठेंगी, तो इसकी प्रायिकता क्या है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं 20 पुरुष बैठा दूं, जैसे एम 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 डैट 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 डैश, यहाँ पर जो होगा 20वें नंबर का एम होगा, तो यहाँ से हम बैठाएंगे तो क्या हो जाएगी, वुमेन डब्लू 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 इनके बीच में। और जब हम जाएंगे तो कितनी होंगी 21, तो वुमेन हो जाएगी आपकी कितनी 21 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पुरुष कितने होंगे 20
और वुमेन हो जाएंगी 21, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में स्पेस नहीं है। तो ये हो जाएगा 21 फैक्टोरियल। फिर उसके बाद में ये जो कितने हैं 20 पुरुष हैं, इसमें से चुना जाना है, तो 20 फैक्ट। अब प्रायुक्ता आपसे पूछिए बच्चे, क्या पूछिए प्रायुक्ता, तो टोटल कितने हैं 40, ठीक है, टोटल कितने हैं 40 फैक्टोरियल। ये इसका आंसर आएगा, प्रायुक्ता आपसे पूछिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। अब चाहे तो आप इसको सोल्व कर सकते हैं, तब भी इसका आंसर ला सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर। 30 पुरुषों को एक गोल मेज के चारों ओर बैठाया जाता है। ज्ञात कीजिए कि छह विशेष पुरुष साथ बैठे, इसकी क्या प्रायिकता है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं 6 पुरुषों को बैठा दूँ, ए बी सी डी ई एफ, ये तो एक साथ बैठ गए, लेकिन टोटल थे 30, तो बचे कितने 24 बचे ना। अरे बोलो हाँ, 24 फैक्टोरियल बचा, बोलो बेटा हाँ। फिर उसके बाद मुझे बताओ उसके बाद में आपके पास में कितने बचे। तो 6 को कितने तरीके से बैठा सकते हो, 6 तरीके से बैठा सकते हो, इंटू 6 फैक्टोरियल। थे कितने 30 पुरुष। ये कह रहा है एक साथ बैठने की प्रायिकता क्या है चारों ओर मेज के। अब यहाँ पर क्या पूछा आपसे, प्रायिकता फिर पूछ ली है, तो 30 माइनस का 1, क्योंकि एक तो वो चला जाएगा, क्योंकि एक साथ बैठने की प्रायिकता ना, ये एक बार तो बैठेंगे, तो 29, दैट्स इट। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये प्रायिकता वाला है। अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को ऐड ऑन किया और बस इसमें आंसर दे रहे, दैट्स इट। तो ये इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि कुल परिणामों की बात कर रहा है, कुल संभावित जो परिणाम है वो कितने 29 हो जाएंगे ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ था ही नहीं। ये क्या कह रहे हैं कि दीपू प्रतिदिन टहलने के लिए पार्क जाता है, वह अपने घर से चलना शुरू करता है और उत्तर दिशा की तरफ चलता है। ये तो आप बता दोगे, है ना, ये तो आप बता दोगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डायरेक्शन वाला है, हार्ड होता कुछ तो मैं आपको समझाने वाला होता तो इसमें कुछ बताते, लेकिन ये तो डायरेक्शन वाला है, रीजनिंग तो सबको आता है, तो डायरेक्शन आप बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर दीजिएगा 75 का। चलिए इस पर टाइम नहीं गवा रहे, क्योंकि इसका आंसर तो आप दे ही दोगे। 76 नंबर क्वेश्चन देखो। एक कार्यालय में 12 पुरुष और 5 महिलाएं कार्य करती हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली ये 5, ठीक है, ये बात एकदम सही है, बिल्कुल काम करवाएंगे इनको। देखो कैसे, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए मुझे बताओ, टोटल हो कितने गए पहले ये बताओ मुझे। 12 + 5 कितने हो जाते हैं 17, कुल हो गए 17, ठीक है। इन लोगों के समूह में 8 व्यक्तियों की एक समिति गठित की गई। कितने व्यक्तियों की, 8 व्यक्तियों की। जरा समझना, 8 व्यक्तियों की एक समिति, तो 8 व्यक्तियों की क्या की गई है, एक समिति बनाई गई है, ठीक है। कितना, यही आएगा ना, 8 व्यक्तियों की समिति बनाई गई है। फिर ये कह रहे हैं आपसे बनाई जानी समिति में 4 महिलाएं हो, इसकी क्या प्रायिकता। अब देखो समिति में 4 महिलाएं हो, मुझे बताओ 8 लेनी थी, ठीक है, तो कितना था 17 में से कितने होंगे, अगर आप लोगे तो कितनी थी 4 थी, तो 12 हम लेंगे, क्योंकि टोटल तो 5 महिलाएं थी और 4 की बात कर रहा है, तो 12 में भी हो सकती हैं 4, है कि नहीं, इंटू 5 में भी चुनी जानी है 4, क्योंकि 5 ऑलरेडी है। अब उसमें क्या कहा है इन्होंने कहा है कि इसकी प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता हम बता देते हैं। देखो क्या प्रायिकता है, ऊपर कर देते हैं थोड़ा सा, देखो प्रायिकता क्या है यहाँ समझ लो। तो ये हो जाएगा आपका 12 कॉम्बिनेशन होगा 4 का, इंटू 5 का कॉम्बिनेशन C 4 टाइम, अपॉन कितना हो जाएगा 17 C 8। तो अब जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा निकल के, करिएगा सोल्व करोगे ऊपर वाले की फैक्टोरियल को, तो ये आ जाएगा आपका 495 इंटू 5 बटे कितना आ जाएगा 24 31 0, ठीक है, ये आ जाएगा। और जब आप इसको काटोगे फीटोगे करोगे तो इसको 5 से कर देते हैं, ये 5 से काट दो इसको, तो कितना आएगा 5 से आप काटोगे तो ये आ जाएगा आपका 495 बटे 48 62, ठीक है। इसको काटोगे तो, क्योंकि 5 चौक 20, 4 बचेगा, 5 अट्ठे 40, 3 बचेगा, 5 छंग 30, 1 वो बचा तो 5 दूनी 10, तो ये आएगा। अब जब आप इसको करोगे तो कितना आएगा, इसको काट लो,
अब इसको भी 5 2 से काट दो, 5 से सॉरी, तो ये आ जाएगा 45/442। तो ये इसका आंसर आएगा 45/442, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या नंबर का क्वेश्चन 76। तो ये थोड़ा सा है, इन्होंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन को फिर प्रायिकता में, ठीक है, इसकी पूछ रहे हैं, थोड़ा सा हार्डलाइन बना रहे हैं, परंतु ये आप देखोगे मिक्स तो कर रहे हैं क्वेश्चन को। चलिए आइए आज की क्लास का नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ये भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें करना कुछ है नहीं, बस आपको समझना है। ऐसा क्वेश्चन ही आपको 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। देखो ये कह रहे हैं एक थैले में 60 पीली गेंदें हैं, 60 नीली गेंदें हैं, 72 पीली गेंदें हैं, 22 काली गेंदें हैं और 10 लाल गेंदें हैं। ज्ञात कीजिए कि न्यूनतम कितनी गेंदें यक्षित रूप से निकाली जाएं ताकि निकाली गई गेंदों में कम से कम एक रंग का पूरा समूह हो। एक रंग का पूरा समूह कोई भी ले लें, मैं कहूँ चलो एक रंग का पूरा समूह हम 10 लेते हैं, है ना, तो एक रंग का पूरा समूह 10 ले लिए। अब ये कह रहे हैं कि न्यूनतम कितनी गेंदें निकाली जाएं, सबके क्या होना चाहिए, एक रूप तो होना चाहिए। तो मैं कहूँ 60 में से अगर बच्चे एक 60 थी, एक 72 थी, एक 22 थी, एक 10 थी, मैंने कहा एक इसमें से कम कर दो, कितना आएगा 59। एक इसमें से कम कर दो, कितना आएगा 71। एक इसमें से कम कर दो तो 21, है ना, एक इसमें से कम कर दो तो 21। अब इनको सबको जोड़ दो, 9 10 1 11 का 1 हासिल लगा, 1 और 5 7 5 12, 12 7 5 12 14 और ये हो जाएगा 15। अब मुझे बताओ अगर आप इसमें 151 में कितना जोड़ दोगे, 10 जोड़ दोगे तो 1 6 61, तो कितना आएगा 161। तो ये राइट आंसर आ जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं, है ना, क्योंकि इसने कहा है, क्या कहा है कि न्यूनतम कितनी गेंदें यक्षित रूप से निकाली जाएं ताकि निकाली गई गेंदों में कम से कम एक रंग पूरा हो। तो मतलब कि एक रंग पूरा हो और सब पूरे नहीं है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझिएगा, ये भी देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। PQRST एक पंचभुज है, चलो 5 भुजों वाला मत बनाओ, उसको बस समझो। ये कह रहे हैं PQ और S में प्रति एक पक्ष पर अलग अलग बिंदु हैं। क्या है अलग अलग बिंदु हैं, मतलब कि एक एक बिंदु है। देखो एक बिंदु इस पर है, एक बिंदु इस पर है, ठीक है, जबकि QRST और PT के प्रति एक पक्ष पर 2 अलग अलग बिंदु हैं, मतलब कि इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 हैं, इस पे भी 2 हैं, ठीक है। इन बिंदुओं में से किसी भी 3 बिंदुओं को शीर्ष को लेकर उपयोग करके कितनी अलग अलग त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। टोटल बिंदु कितने हो गए, 3 दूनी 6 और 2 8। कह रहा है कितने लेने हैं बच्चे, 3 लेने हैं, 3 ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा, बस कर दो 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 3 × 2 × 1 फैक्टोरियल। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल। तो ये भी फैक्टोरियल ही है, तो इससे चला जाएगा ये, और इधर जाएगा आपका, ये इससे काटो 3 दूनी 6 और 2 से काटो ये, तो देखो पूरा कट गया। वो कितने होते हैं बताओ, 8 7 56। राइट आंसर क्या है, सी, बस हो गया, और कुछ था ही नहीं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, अच्छा 2 क्वेश्चन है सॉरी, 79। ये तो इजी है, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे, हाँ लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसा ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है। ये टेस्ट बहुत ही अच्छा टेस्ट था, मेरे अनुकूल तो बहुत ही अच्छा टेस्ट था, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े अच्छे से इन्होंने पूछे हैं। एक घड़ी 2 बजे 1 बार बजती है, 3 बजे 2 बार बजती है और 4 बजे 3 बार बजती है। इसी प्रकार आगे घड़ी बजती चली जाती है। यदि वह 6 बजे 5 बार बजती है, और 5 बार बजने में कितना है, 6 बजे वो कितनी बजती है 5 बार, और समय लेती है 18 सेकेंड। तो मुझे बताओ 1 का मान कितना आएगा, तो 5 से काटो इसको, तो कितना आएगा 5 पंजे 5 तिया 15, ठीक है, कितना बचेगा 3 और 5 6 30, तो 3.6। अब वो कह रहा है बताइए कि 11 बजे कितनी बार बजेगी। देखो बेटा यहाँ पर कह रहे हैं कि 6 बजे 5 बार बजती है, ठीक है, 6 बजे, अगर 6 बज रहे हैं तो बज कितनी रही है 5 बार, 1 कम, तो यदि 11 बज रहे होंगे तो 10 बार बज रही होगी, और 10 की मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 3.6 में, तो कितना आ जाएगा, 0 उड़ जाएगा, तो मतलब कि 36 बार। दैट्स इट। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा क्या, ओके, तो डी इसका राइट आंसर होगा। कुछ है इसमें, अरे बोलो हाँ कुछ है क्या इसमें, नहीं ना, तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है। आइए जरा देखिएगा, 80 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। बताना कैसा है, मैंने आपको पहले बताया था, इनका सबका गैप निकाल लो, ठीक है, फिर जो आए उसका गैप निकाल लो, फिर इसका गैप निकाल लो, और फिर इसका गैप निकाल लो, और बाकी का इसमें जोड़ दो, जो भी आए इसमें जोड़ोगे तो क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको कर देना है।
अन्यथा आप करिएगा जैसे आपको करना है, लेकिन ये इस तरीके से सवाल अच्छे और ईजी वे में होते हैं। तो बच्चे ये जो आपका टेस्ट था, टेस्ट नंबर जो आपका 9 था, 9 टेस्ट आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसका पार्ट अगर आपने जो 1 है वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दें, दोस्तों के साथ में शेयर कर दें। अब जो हम पार्ट पे आपसे बात करेंगे 19 नंबर का टेस्ट होगा जो कि जीएस कंप्लीट आप देखोगे, उसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक, इकोलॉजी, एनवायरमेंट और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए मल्लाह के पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें। आपको कैसा लगा और जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं कमेंट्स में, जैसे 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसका आप कमेंट्स में राइट आंसर दें। मिलते हैं आपसे क्लासेस में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय।